Good morning. I'm Dr. Hema Bhasin taking class of BSc Part 2 Zoology Paper 2 and the topic is digestion in stomach. इससे पहले हमने एक डाइजेशन इन स्टमक की क्लास ली थी जिसकी हम समरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिग्लूटिशन पढ़ा था जिसको स्वेलोइंग भी कहते हैं। इसका मतलब कि भोजन को निगलना। जब हम बोलस सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ मिक्स हो जाता है तो वो फेरिंग्स के द्वारा खींच लिया जाता है और उसको नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है जिसको हम कहते हैं निगलना। दूसरा हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं स्टमक के अंदर। 3 ग्लैंड्स होती हैं, कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स और पाइलोरिक ग्लैंड्स। कार्डियक ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रीशन होता है। फंडिक ग्लैंड्स कॉल्यूमिनर सेल्स के द्वारा लाइंड होती है और 2 तरह के सेल्स इसमें होते हैं, चीफ सेल्स, सेंट्रल सेल्स और या दूसरा होता है पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। चीफ या सेंट्रल सेल्स सिक्रीशन करते हैं पेप्सिन का, रेनिन का और गैस्ट्रिक लाइपेज का। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीशन करते हैं HCl का। तीसरा ग्लैंड है पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये जो पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं इनसे पेप्सिन और रेनिन का सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस को अगर हम देखें तो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 3 फेजेस होते हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होता है। पहला होता है सेफेलिक फेज, दूसरा होता है गैस्ट्रिक फेज जिसमें गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होता है और तीसरा था इंटेस्टाइनल फेज जिसमें एंटेरोगैस्ट्रॉन का सिक्रीशन होता है। नाउ अब हम बात करेंगे गैस्ट्रिक जूस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अगर हम नॉर्मल नज़र मारें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम पढ़ेंगे पेप्सिन, म्यूसिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, गैस्ट्रिक और अन्य गैस्ट्रिक एंजाइम्स, गैस्ट्रिक रेनिन और अन्य गैस्ट्रिक एंजाइम्स। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फर्मेंटिंग एसिड, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। Now, let's start with the composition of gastric juice. When we see the gastric juice, इसमें 99% about water होता है और बाकी का बचा हुआ भाग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में म्यूकस, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज, एक इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि प्रोटीन होता है और कुछ ट्रेसेस ऑफ अदर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इन इनऑर्गेनिक वी कैन इंक्लूड HCl, others are sodium, potassium and phosphates. अगर हम गैस्ट्रिक जूसेस का pH देखें तो इनका pH 1.3 से 2.6 के बीच में वेरी करता है। एक दिन के अंदर यानी कि 24 आवर्स के अंदर 2 से 3 लीटर इसका सिक्रीशन होता है और इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में HCl, पेप्सिन जैसे अभी हमने पहले बात करी थी, गैस्ट्रिक लाइपेज, इंट्रिंसिक फैक्टर और म्यूकस है जिसकी हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। Now सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। As we have studied earlier, this is secreted by parietal cells or we can say oxyntic cells. It controls opening and closing of pyloric aperture. It makes the food acidic and thus stops the action of ptyalin, यानी कि ये खाने को एसिडिक बनाता है और टाइलिन की एक्शन को रोकता है। ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। It lowers the pH of gastric juice to provide favorable environment for pepsin to digest proteins. It is antibacterial, it means it kills bacteria ingested in food. It helps in absorption of iron as it helps in the release of iron from foods, and it converts ferric to ferrous form which is easily absorbed या आसानी से अवशोषित हो जाता है। नाउ गैस्ट्रिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले आता है पेप्सिन जो कि चीफ सेल्स के द्वारा बनता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजन के रूप में और एक्टिवेट होके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम इसके इक्वेशन देखें तो ये पेप्सिनोजन in inactive form is converted to pepsin as active form in the presence of HCl. If more pepsinogen is there, then autocatalysis takes place and this pepsinogen again converts to pepsin. Now this pepsin binds with protein and at pH 2.6 this converts into proteases and peptones, that is large protein derivatives. This is all about the pepsin. And now comes renin.
Renin is another gastric enzyme. Its role in digestion is to curdle or coagulate milk in the stomach, a process of considerable importance in chymosin or renin. इसका काम होता है स्टमक के अंदर दूध को कोएगुलेट करना या जमाना. It is a proteolytic enzyme which is related to pepsin synthesized by chief cells in the stomach. और ये इन्फेंट्स में डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन देखें जैसे हमने अभी पहले वाली स्लाइड में देखी, पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टॉन्स में कन्वर्ट होता है, प्रोरेनिन HCl की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट होता है. ये जो रेनिन बनता है ये कैसीन को, मिल्क प्रोटीन को पैराकैसीन में कन्वर्ट कर देता है. ये पैराकैसीन कैल्शियम की उपस्थिति में कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, which is supposed to be the curd, and this calcium paracaseinate converts into peptones in the presence of pepsin. This is all about renin. Now gastric lipase. Gastric lipase acidic होता है, water soluble enzyme है जो कि complex food molecules को simpler molecules में तोड़ने का काम करता है. It breaks fat into fatty acid plus glycerol and it is therefore capable of mild fat splitting. It is secreted by the chief cells in the fundic mucosa and has the pH of optimum pH of 3 to 6. Its presence in the plasma works as a trigger for the secretion of this enzyme. Presence of gastrin in the plasma works as a trigger for the secretion of this enzyme. Now comes mucus. Mucus is a gel mucus barrier secreted by epithelial cells and glandular cells in the stomach wall. It acts as a part of a barrier that protects the stomach wall from the acid and digestive enzymes within the stomach lumen. This barrier is also made up of bicarbonate secretion and the epithelial cells themselves, which are tightly joined together. Together, these components prevent the stomach from effectively digesting itself. Next, it helps to neutralize acid in the stomach. स्टमक में एसिड को न्यूट्रलाइज करता है जिससे कि गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हो जाती है और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इंजरी से रोकता है या बचाता है. फिर ये खाने को, भोजन को लुब्रिकेट करने का काम करता है, उसको लचीला बनाता है जिससे कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इजीली मूव हो जाता है. नाउ कम्स द इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको हम गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं. इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन which is produced by parietal cells of the stomach. It is necessary for the absorption of vitamin B12 later on in the ileum of the small intestine. Haptocorrin is another glycoprotein secreted by salivary glands which also binds to vitamin B12. So, ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है और हेप्टोकॉरिन भी विटामिन B12 के साथ बाइंड हो जाता है. ये देखिए पे B12 पे ये प्रोटीन है, पेप्सिन की प्रेजेंस में ये हेप्टोकॉरिन इस तरह से दिखाया जा रहा है. In the less acidic environment of the small intestine, pancreatic enzymes digest the glycoprotein carrier and vitamin B12 can then bind to intrinsic factor. This is the intrinsic factor. So this is how intrinsic factor works. Now briefly if we go through the movement of stomach, we can see एक ordinary meal जब खाना हम लेते हैं तो 5 घंटे अराउंड उसको पूरा स्टमक में से निकलने में लगता है. जब ये खाना यहाँ से हमारे ईसोफेगस से इस पोर्शन से नीचे की तरफ आया था स्टमक में तो ये बोलस के रूप में आया था. बट द मोमेंट दिस बोलस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टमक, ये स्टमक के अंदर आ जाता है तो ये पल्पी एसिडिक फ्लूइड होता है जो उसको हम काइम कहते हैं. तो ये जब जैसे ही बोलस स्टमक में आता है तो इसको हम काइम कहते हैं बिकॉज इट बिकम्स द पल्पी एसिडिक फ्लूइड विच passes from the stomach to the small intestine consisting of all the gastric juices and partly digested food. Now it passes into the duodenum in small jets. When ये पाइलोरिक स्फिंक्टर वाली जगह है जो नीचे की तरफ लास्ट में है, ये
थोड़ी थोड़ी टाइम में छोटे छोटे जेट्स में रिलैक्स होती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस मस्कुलर मूवमेंट की वजह से, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये मसल्स रिलैक्स होती हैं और इसको खोल देती हैं। इसको खोलने से इसका जो काम है ये यहाँ ड्यूडेनम से होता हुआ स्टमक को एम्प्टी कर देता है। So it takes after a meal, there it comes, then 1 or 2 hours later, this action starts, and in 3 to 4 hours later, the food goes into the duodenum. Now what are the measures against auto digestion of stomach? हम बार बार कह रहे हैं कि स्टमक के अंदर HCl का सिक्रीशन होता है और गैस्ट्रिक जूसेस भी हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं? देयर आर several factors which are protecting the walls of stomach. First is mucus layer, as we have read earlier also, हमने अभी पहले पढ़ा कि protein content of mucus and its alkalinity tend to neutralize hydrogen ions in immediate area, thus forming a chemical barrier between highly acidity content of lumen and cell surface. Cell surface और lumen के बीच में एक barrier की तरह act करती है mucus layer. Then second is tight junctions. Lateral surface of epithelial cells near lumen are joined together by tight junctions of cell membrane. Therefore, there is no extracellular passage between the cells by which material could diffuse from lumen into the mucosa. And the third is cell replacement. That is the lining of stomach. Epithelial mucous cell की जो lining होती है, they continuously being shed and replaced through cell division. बार बार गिरते रहते हैं और replace हो जाते हैं cell division से, so that the lining of stomach is completely renewed after 3 days. So this is how stomach is taking care of protecting its wall. Then it's a measure against autodigestion, mucus layer, tight junctions and cell replacement. Thank you.